हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। क्लास को एक बार दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए, तो एक बार जुड़ेंगे, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, में जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी के हुए। तो पित्त लवणों का निर्माण होता है। पित्त लवण जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल से होता है, अमीनो एसिड से होता है, ग्लाइकोजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा पित्त लवण? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर। पित्त लवण जो है ना, यकृत में कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ये पित्त अम्लों से बने होते हैं जो कि ग्लाइसिन और टारिन से जुड़े होते हैं। पित्त लवण छोटी आंत में वसा को घुलनशील बनाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड की बात किया गया है, तो यह प्रोटीन से बनता है। ठीक है, इससे क्या ऊर्जा मिलती है और त्वचा बालों के लिए फायदेमंद होता है अमीनो एसिड। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? तो एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का एक बहुलक है। ग्लाइकोजन क्या है? तो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो कि किसका बहुलक है? तो ग्लूकोज का बहुलक होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेकेंड नंबर बताएंगे। ठीक है, उष्मा यानी कि ताप नियंत्रण केंद्र बताइए कौन है? थैलेमस में, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा में, या सेरेब्रम में? तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं ना, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा, 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र जो मस्तिष्क के मध्य में स्थित हाइपोथैलेमस में होता है, यह अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। क्या है? तो यह अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। देखिए यह क्या करता है हाइपोथैलेमस? तो यह शरीर के तापमान की जांच करता है और उसे सामान्य तापमान कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। यह रक्त वाहिकाओं के व्यास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तापमान नियंत्रित को केंद्र करेगा। थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस के बारे में देखिएगा। ठीक है, मस्तिष्क के बीच में स्थित एक अंडे के आकार की संरचना है। यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है थैलेमस में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? तो देखिए, यह मस्तिष्क के सेरेब्रम कार्टिलेक्स, ठीक है, कार्टेक्स तक मोटर और संवेदी जानकारी को पहुंचाने का कार्य करता है। यह विभिन्न तरह की सूचनाओं में अंतर करता है। यह मन विचारों को बनाए रखने में मदद करता है। थैलेमस। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? तो मस्तिष्क का एक हिस्सा है। यह खोपड़ी के आधार पर स्थित होता है। इसमें कोशिकाएं और तंतु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेरेब्रम के बारे में सभी लोगों को पता होगा। सेरेब्रम क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह दो गोलार्धों में बटा होता है और यह मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। ध्यान रखिएगा। सेरेब्रम में कितने लोब होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए तो सेरेब्रम में कितने लोब होते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है? तो 4 लोब होते हैं। ठीक है, पहला क्या? ठीक है, 4 लोब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ललाट आपका होता है जी। ठीक है, टेम्पोरल होता है, पार्श्विका होता है, एंड पश्च कपाल होता है। ये सभी होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे किसके लिए निष्क्रिय टीकाकरण किया जाता है? तो सभी लोग बताएंगे निष्क्रिय टीकाकरण। सभी लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा? क्षय रोग के लिए, गलघोटू के लिए, आंती बुखार, या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, फटाफट से आंसर करिए। थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो थर्ड का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि सभी के लिए किया जाता है। इन सभी के लिए ऑप्शन में अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं, यानी कि क्षय रोग, गलघोटू, आंती बुखार के लिए क्या किया जाता है? निष्क्रिय टीकाकरण किया जाता है। निष्क्रिय टीका जो है प्रतिरक्षा, ठीक है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जो मुख्य रूप से एंटीबॉडी मध्यस्थ होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्षय रोग, टीबी के बारे में देखिए। टीबी क्या है? तो एक जीवाणु संक्रमण होता है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। ये किसके कारण होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गलघोटू, ठीक है, गलघोटू एक क्या है? जीवाणु जनित बीमारी जो पशुओं से होता है। इसमें क्या होता है?
तो घोटुआ, ठीक है, अस्टिका, डखा जैसे नामों से भी जाना जाता है, कई सारे नाम से भी जाना जाता है, घोटुआ नाम से भी से जाना जाता है। तो गलघोटू में क्या होता है इसमें, तो पशु को सर्दी जुकाम और लार की तरह नाक बहने की समस्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु में झटके से सांस लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़िए। आंती बुखार क्या है, तो आंती बुखार जिसे क्या कहेंगे, तो टाइफाइड बुखार कहते हैं। आंतों में होने वाला एक जानले ठीक है जानलेवा जीवाणु संक्रमण है, या किसके द्वारा होता है, तो साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फोर्थ नंबर का आंसर करिए। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। मच्छर जो कि गंदे व प्रदूषित पानी में जनन करता है, तो वह मच्छर कौन सा है जो कि गंदे पानी में, ठीक है, क्या करता है, जनन करता है, एनेफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, या ठीक है मेंसोनाइट्स। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ना, ठीक है, ठीक है। देखिए तो ये क्या करता है, तो दूषित पानी में जनन करने करता है, ध्यान रखिएगा। यह एक ठीक है, सभी मच्छरों में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीवन चक्र 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, अंडा की होगी पहले, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूवा या वयस्क होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली 4 अवस्थाएं हैं जो कि जल के अंदर पूरी होती है, यह चारों अवस्थाएं जो होती है ना, वो जल के अंदर पूरी होती है। आगे बढ़िए, एनाफिलीज मच्छर को देखिए, एनाफिलिक्स मच्छरों का एक वंश है, ठीक है। देखिए इसमें से लगभग 400 जातियां होती हैं मच्छरों में, 400 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से कि 30 से 40 प्रजातियां मलेरिया रोग की वाहक कर हो सकती हैं, ठीक है। 30 से 40 प्रजातियां जो है, 300 400 तक इनकी प्रजातियां होती हैं, उनमें से 300 जो प्रजातियां होंगी वो क्या करेंगी, तो मलेरिया को फैलाने का कार्य करेगी। चलिए ठीक है, तो इनका अभी मैंने बताया कि कितने होते हैं, तो इनकी भी 4 अवस्थाएं होती है। एडीज मच्छर, ठीक है, यह क्या करती हैं, कई बीमारियों के वाहक होती है, जैसे कि डेंगू को फैलाती है, चिकनगुनिया को फैलाएगी, पित्त ज्वर और फाइलेरिया को फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सी सबसे सामान्य रूप से किसके द्वारा संचारित होता है, तो हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा संचारित होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। संक्रमित रक्त, आकस्मिक रूप से गले लगने व चुंबन के द्वारा, ठीक है, लैंगिक संपर्क के द्वारा, या स्तन दूध के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सॉरी, संक्रमित रक्त के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। संक्रमित रक्त यानी कि ये क्या होता है, तो ये वायरस से होने वाला संक्रमण है। हेपेटाइटिस सी जो क्या है, वायरस से होने वाला संक्रमण है, जो कि लीवर पर हमला करता है और लीवर में सूजन आ जाती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा होगा, संक्रमित रक्त के द्वारा होगा, या संक्रमित रक्त संपर्क में आने से फैलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, ये समझ रहे आप लोग, आकस्मिक आकस्मिक रूप से गले लगना या चुंबन से, लैंगिक संपर्क से, ठीक है, या ठीक है, स्तन दूध से। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्रमित रक्त के द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। बताइए, अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकने के लिए, ठीक है, किस स्तर का बचाव है, तो बताइए किस स्तर का बचाव होता है अयोग्यता को, यदि किस में बदलेंगे, तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। अयोग्यता को विकलांगता से में बदलने से रोकने के लिए, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, अयोग्यता या क्षमता को विकलांगता कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, तो कौन से स्तर का बचाव होता है ये, तो ये होता है आपका तृतीयक स्तर का बचाव, ठीक है, ठीक है, तृतीयक यानी कि टर्टरी स्तर का बचाव होता है। विकलांगता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या संवेदी क्षमता की कमी होना, उससे बचाने के लिए बचाव को क्या कहेंगे, तो तृतीय स्तर कहा जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, समुदाय में ठीक है, व्यक्तित्व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रयुक्त एक विधि कौन सी है, तो समुदाय में, ठीक है, व्यक्तित्व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रयुक्त एक विधि है परामर्श व साक्षात्कार, प्रदर्शन, कार्यशाला, रोल प्ले। तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे।
सेवंथ का बताएंगे, समुदाय में व्यक्तित्व स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो बताइए। यानी कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज्ञान कौशल और उपकरण देती है ये, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, तो लोगों के लिए जीने को बताएंगे अच्छे से कि कैसे क्या स्वच्छ रहना है, ठीक है। ज्ञान देंगे, कौशल या उपकरण पैदा कराएंगे कि इस चीजों से आपको बचाव कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, तो समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और रोग की रोकथाम में मदद मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे सेवन का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परामर्श व साक्षात्कार, सलाह देंगे और उन्हें शिक्षा देंगे या कौशल देंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें से लोगों को क्या करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ क्या होता है इसमें, यदि स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो लाभ उसका क्या होता है, तो इसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी लेने में मदद मिलती है। इसमें समुदाय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समानता को बेहतर बनाने में मदद मिलता है, ठीक है। किसमें, तो स्वास्थ्य शिक्षा में, ठीक है। ध्यान रखिए, स्वास्थ्य शिक्षा यदि आपको दिया जाए, उसके बारे में जानकारी यदि आपको मिलेगा, मान लीजिए आप नर्स हैं, ठीक है, तो एनएम किया हुआ है आपने, स्वास्थ्य शिक्षा आपको मिला हुआ है, तो आप अपने बारे में मान लीजिए कि फीवर हुआ, कुछ भी चीज हुआ, तो उसके बारे में बेहतर कर पाएंगे ना आप, उसका देखभाल करेंगे ना अच्छे से, वही चीज कहा गया है यहाँ पे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 8 नंबर बताएंगे, बृहद स्तर पर पानी के शुद्धिकरण का अंतिम चरण कौन सा होता है, तो पानी के शुद्धिकरण का, ठीक है, अंतिम चरण कौन सा होता है, छनन करना, संग्रहण करना, उबालना, ठीक है, या बीज संक्रमण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बीज संक्रमण हो जाएगा दोस्तों, बीज संक्रमण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, बड़े पैमाने पे पानी के शुद्ध करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि रासायनिक कीटाणुनाशक, यानी कि जैसे आपने सुना होगा क्लोरीनेशन के द्वारा होता है, ठीक है, एंड, ठीक है, जमाव और साध निस्पंदन जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का बीज संक्रमण के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, बीज संक्रमण ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 9th नंबर बताएंगे, किसके अतिरिक्त सभी, ठीक है, बताइए सभी लोग यहाँ पे, किसके अतिरिक्त सभी निम्नलिखित में से, ठीक है, ब्रह्मचर्य युक्त प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां हैं, तो यहाँ पे बताना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य युक्त प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां हैं, तो यहाँ पे सर्वाइकल, ठीक है, क्यूकस का अवलोकन, डायफ्राम, कैलेंडर विधि या शारीरिक तापमान का अवलोकन। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे, 9th का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डायफ्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। डायफ्राम क्या होती है, ठीक है, जो कि सभी ब्रह्मचर्य युक्त प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियां है, तो यहाँ पे डायफ्राम आप लोगों का राइट आंसर होगा। डायफ्राम क्या है, तो एक ऐसी पेशी जो कि छाती और पेट के बीच में होती है, सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा गर्भनिरोधक डायफ्राम के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है, तो क्यूकस नहीं है, सॉरी, आपका म्यूकस है, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस है। शरीर म्यूकस का अवलोकन कैलेंडर विधि आप लोगों को पता है, और शरीर का तापमान का अवलोकन के द्वारा, ठीक है, गर्भ निरोधक विधियां। तो किसके अतिरिक्त सभी, तो डायफ्राम के अतिरिक्त, डायफ्राम क्या होता है, तो देखिए ये सभी क्या है, तो ब्रह्मचर्य युक्त प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां हैं, ठीक है, यानी कि सर्वाइकल म्यूकस का अवलोकन, कैलेंडर विधि, तापमान, ठीक है। ये क्या है आप लोगों का डायफ्राम क्या है, तो एक मांसपेशी है जो छाती और पेट के बीच में होती है और सांस लेने में मदद करेगी, ठीक है। डायफ्राम एक तरह का क्या होता है, गर्भ निरोधक भी होता है, यह एक छोटा लचीला गुंबद के आकार का सिलिका का टुकड़ा होता है, ठीक है। इसे क्या किया जाता है, तो योनि में रखा जाता है, क्या किया जाता है, इसे योनि में रखा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा डायफ्राम का, ठीक है, गर्भ निरोधक का एक प्रकार भी है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैलेंडर विधि क्या है, तो कैलेंडर विधि गर्भावस्था से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक प्रजनन जागरूकता आधारित, ठीक है, आधारित विधि है, तो ये बहुत ज्यादा भी सफल भी नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, शरीर के तापमान की मापने का सामान्य सीमा के बारे में, यानी कि शरीर के अवलोकन को करके, ठीक है, गर्भ निरोधक विधियां, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी डायफ्राम हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। बताइए, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया परटूसिस्टिस का टीका
सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसको छोड़कर, एक को छोड़कर किससे सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ पे बताइए आप लोग, आंसर करिए। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, काली खांसी। ठीक है, तो किससे किससे सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। 10th का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा पोलियो, यानी कि पोलियो को छोड़कर सभी को, यानी कि डिप्थीरिया से करता है, ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी एंड टेटनस जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। यह त्रिकोणीय वैक्सीन है, देखिए, त्रिसंयोजक वैक्सीन जिसे कहा जाता है। इसे डिप्थीरिया, टेटनस और, ठीक है, टॉक्सोइड के साथ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया, टेटनस और टॉक्सोइड के साथ दिया जाता है इसको। ये चीजें ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डीपीटी किससे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो पोलियो से सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। पोलियो को किस नाम से जाना जाता है, तो पोलियो माइलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ऐसा वायरस है जिससे लकवा हो सकता है, इसे पोलियो के टीके को आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है। पोलियो के टीके से आसानी से रोका जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा, नवजात की अवधि। सभी लोग बताइए दोस्तों, नवजात की अवधि कितनी होती है, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, नवजात की अवधि 1 साल की आयु तक, ठीक है, -4 साल की, ये तो गलत है दोस्तों, ठीक है, दोनों गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नवजात की, ठीक है, जीवन काल आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जीवन के पहले 28 दिन हो, यानी कि नवजात की अवधि जन्म के बाद के पहले 4 सप्ताह, यानी कि 28 दिनों तक होती है, ठीक है। यह अवधि चाहे बच्चे के समय से पहले, देर से या अपनी अपेक्षित तारीख पर पैदा होने से, ठीक है, उतनी ही होती है, यानी कि 28 डे ही होता है, 28 दिन होता है नवजात की अवधि। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए यहाँ पे। एंड केंद्रीय कृंतक कब दिखाई देते हैं, केंद्रीय कृंतक जो होते हैं कब दिखाई देते हैं, सब लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चौथे महीने में, छठे महीने में, 10वें महीने में, या ऑप्शन डी क्या होगा, सॉरी, 12वें महीने में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12th का बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि छठे महीने पे दिखाई देते हैं जी, ठीक है। केंद्रीय कृंतक जो होते हैं ना, कब दिखाई देते हैं, तो छठे महीने में दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एन्यूरेसिस का अर्थ क्या होता है, नींद में खांसना, नींद में सांस लेना, नींद में पेशाब करना, या नींद में चलना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा किसी भी बच्चे का नींद में पेशाब करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन हो जाएगा सी। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नींद में पेशाब करना हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चा कभी भी रात में मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा एन्यूरेसिस, यानी कि जब नियंत्रित नहीं कर पाता है पेशाब को, यानी कि नींद में पेशाब करना उसे कहा जाता है, ठीक है। एक प्राथमिक एन्यूरेसिस होता है। द्वितीय एन्यूरेसिस कौन सा होता है, तो जब बच्चे को कुछ समय तक सूखापन रहता है लेकिन फिर भी पेशाब आने लगता है, तो उसे द्वितीय एनोरेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रात में बिस्तर गीला करने के निशाचर एनोरेसिस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिन के दौरान आने वाला अनैच्छिक पेशाब को दैनिक एनोरेसिस कहा जाता है। यह लगभग 5, ठीक है, 5 साल से लगभग 15% बच्चे, 8 साल के 7% बच्चे जो होते हैं, एंड जो कि 12 साल के होते हैं 3% बच्चे जो होते हैं, ये सब एनोरेसिस से ग्रसित होते हैं, यानी कि बिस्तर गीला करते हैं। आगे बढ़िए, बच्चों में पूरक आहार। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों में शेयर करिए। बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे प्रयुक्त उपयुक्त समय कौन सा है, तो बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या 8 महीने के बाद, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 14 का बताएंगे। बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, 2 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद है, या 8 महीने के बाद। तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे 14 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी होगा ना 6 मंथ के बाद हो जाएगा, यानी कि शिशुओं में 6 महीने की उम्र में ही स्तनपान के अलावा पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग आमतौर पे 6 से 24 महीने की उम्र पर शिशुओं के लिए होता है। ठीक है, 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद बच्चे जो होते हैं ना, उनके शरीर और मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है, इसीलिए उन्हें 6 महीने के बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहा जाता है, या ठीक है पूरक आहार दिया जाना चाहिए। उसे माँ के दूध की तुलना में ऊर्जा, देखिए ज्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर बताएंगे, जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो जेबीपी परीक्षण, बीपी रिकॉर्डिंग, अपकार स्कोरिंग के द्वारा, या किसके द्वारा किया जाता है? तापमान रिकॉर्ड के द्वारा। तो सब लोग एक बार जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपगार, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेबीपी, बीपी रिकॉर्डिंग, अपगार स्कोरिंग या तापमान रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपगार स्कोरिंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपगार स्कोरिंग के द्वारा। ठीक है, अपगार स्कोरिंग में क्या करते हैं? तो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी सेहत का आकलन करने का एक तरीका होता है। यह परीक्षण शिशु की हृदय गति, मांसपेशियों की गति, मांसपेशियों की टोन और श्वसन वगैरह की जांच करता है। इस परीक्षण को का नाम डॉक्टर वर्गीज अपकर के नाम पे रखा गया है। इसमें क्या होता है? तो 1 से 5 मिनट, ठीक है, जन्म के 1 मिनट या 5 मिनट और 10 मिनट के बाद किया जाता है। इस परीक्षण में शिशु की उपस्थिति में नाड़ी, चेहरे की बनावट, गतिविधि, श्वसन को मापा जाता है। इसमें घटकों में कितने होते हैं? तो 0, 1 या 2 अपकार स्कोर है। ठीक है, एंड कितने 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 में मापा जाता है? तो 0 से लेके 10 तक इसे मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जेबीपी क्या होता है? यानी कि जुगलर, ठीक है, जुगलर सिरा पर दबाव का परीक्षण इसे होता है। ठीक है, जेबीपी परीक्षण क्या होता है? तो जुगलर सिरा पर दबाव परीक्षण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो गर्दन की नसें की जांच कर, ठीक है, जांच करके रोगी की द्रव स्थिति और केंद्रीय सिरा पर दबाव का पता लगाने का एक तरीका होता है। यह कार्डियोवास्कुलर परीक्षण का एकमात्र सामान्य हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बीपी रिकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि रक्तचाप रिकॉर्डिंग होता है इसमें, यानी कि व्यक्ति के रक्तचाप के समय समय पर मापना और रिकॉर्ड करना इसमें होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तापमान रिकॉर्ड का, ठीक है, द्वारा यानी कि पता चलता है कि किस जगह का तापमान कितना है। तो ये रहा 15 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। एंड जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है जी, तो मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद सभी लोगों को, अपना अपनों का ख्याल रखिए।